मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विंस्टन चर्चिल के कोट के साथ। विंस्टन चर्चिल कहते हैं एन अपीजर इज वन हु फीड्स अ क्रोकोडाइल होपिंग इट विल ईट हिम लास्ट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है यहाँ पे कहीं ना कहीं विंस्टन चर्चिल कहना चाहते हैं कि अगर कोई कंट्री जो है वो डेंजरस सिचुएशन फेस करती है या फिर एग्रेसिव फोर्स फेस करती है और उसके सामने वो कंट्री जो है अपने घुटने टेक देती है, ये सोच के कि वो जो है उसको हार्म नहीं करेगा, जो अग्रेसिव दूसरा देश है उसको हार्म नहीं करेगा, तो वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक क्रोकोडाइल को अपीज करने की कोशिश कर रहा है ये सोच के कि वो उसको छोड़ देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या है, भूल है। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इस कोड से कहीं ना कहीं रिलाई नहीं करता। अगर हम चाइना की बात करें तो इंडिया जो है इस कोड से रिलाई नहीं करता, क्योंकि हमें पता है इंडिया जो है चाइना के साथ हमेशा स्टैंड ऑफ करता रहता है। चाइना की जो डिमांड है उसके आगे अपने घुटने नहीं टेकता। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के सिनेरियो में इंडिया का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं चेंज होता नज़र आ रहा है। और यही हमारा आज का डेली डिस्कशन भी है, यही आज हमारा ये कोड और हमारे एडिटोरियल का डिस्कशन भी है। अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान रिलेशन। ऑल्सो हम जो है इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़े से नए पॉइंट है, देख लेते हैं, क्योंकि हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन IR जो हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए, UPSC CAPF एग्ज़ाम के लिए। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने एम के साथ। मेरा एम क्या है बच्चों, हमारा एम क्या है, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। जैसे जैसे नॉलेज हमारा पूल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, सारी मुश्किलें जो हैं हमारी सॉल्व होती रहेगी। पेपर 1 हो गया चाहे पेपर 2 हो गया, बस हमें कंसिस्टेंट रहना है, एक चीज़ करनी है। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अफगानिस्तान के अंदर जो अभी तालिबानियों का रूल चल रहा है, ये ऐसा तो नहीं था कि स्टार्टिंग से तालिबानियों का रूल था। तालिबानी अफगानिस्तान के अंदर, पहले अफगानिस्तान में तालिबानियों के रूल से पहले अफगानिस्तान के अंदर क्या था, अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अशरफ घानी की। ठीक है, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ये इसको जो है तालिबानियों ने वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया। कैसे कर दिया, देखो तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान की यहाँ पे बात करें, अफगानिस्तान के अंदर जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इसको इंडिया और जितने भी वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक नेशंस है वो सपोर्ट करते थे, इंक्लूडिंग USA। सो आप सभी को पता होगा कि USA जो है अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी टाइम से पीस इस्टेब्लिश करना चाहता था अगर देखा जाए तो। लेकिन जैसे ही USA में वहाँ का रिजिम चेंज हुआ, USA के अंदर बाइडन आए, ट्रंप आए, उनकी पॉलिसीज़ चेंज हुई, वैसे ही उन्होंने डिसाइड करा कि ग्रेजुअली जो है अफगानिस्तान से जो अपने आप को निकाल देंगे, वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, डिसंगेज कर लेंगे, क्योंकि उनका फंड वगैरह ज़्यादा खर्च होता था। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि USA ने अपने आप को ग्रेजुअली जो है अफगानिस्तान से जो है डिसंगेज कर दिया, फंड की कटिंग कर दिया, अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया और फाइनली अगस्त 2021 के अंदर अपने आप को उस कंट्री से अल्टीमेटली कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही USA ने वहाँ से विड्रॉ करा, USA का जो हेलीकॉप्टर था लास्ट वो वहाँ से गया, वैसे ही तालिबानियों ने क्या करा, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा के अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया, वो पावर में आ गया। और इसी की वजह से जो अशरफ घानी थे, वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनको दूसरे देश के अंदर शरण लेनी पड़ी। ये कुछ हमारी ब्रीफली देखा जाए मोटा मोटी अफगानिस्तान की हिस्ट्री है। तो यही यहाँ पे बता रखा है एक पैराग्राफ में। उसके बाद देखो, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, जब USA अपना अफगानिस्तान के अंदर था, तो नेगोशिएशन चल रही थी तालिबानियों के साथ, और इस नेगोशिएशन के अंदर अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वही इंक्लूड नहीं थी, ये बता रखा है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कि जो पार्टी बेसिकली जिसको इफेक्ट पड़ रहा है वही नेगोशिएशन की टेबल पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट होगा वो फेवर किसको जाएगा, तालिबानियों को। और यही हुआ, जैसे ही US ने विड्रॉल करा वैसे ही तालिबानियों ने कंट्रोल ले लिया अफगानिस्तान का। ये कुछ हमारी जो है एक शॉर्ट आप कह सकते हैं ब्रीफ हिस्ट्री थी अफगानिस्तान की। करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, करंटली क्या स्टैंड चल रहा है, करंटली क्या पोजीशन है अफगानिस्तान की। तो देखो, अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे जो तालिबानियों का रूल है ऑफिशियली किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है अभी तक। ऑल्थो इनफॉर्मली जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो एंगेज कर रही है, जैसे यहाँ पे रशिया हो गया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान जो है इनफॉर्मली एंगेज कर रही है, लेकिन फॉर्मली किसी भी कंट्री ने जो है इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इवन ये जो नेशंस हैं, रीजनल एंगेजमेंट जो हो रही है यहाँ पे, रशिया हो गया, पाकिस्तान, चाइना हो गया, ईरान हो गया, इन्होंने तालिबानियों को अलाउ भी कर दिया है कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है
उनकी कंट्री में जो एम्बेसीज है वहाँ पे भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है किसकी, तालिबानियों को रिकॉग्नाइज करने की। ऑल तो अभी जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ पे हमको दिख रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वेस्टर्न में यूएसए और यूरोपियन आ गया। तो ये जो कंट्री है ये टोटली अपने आप को जो है अलग रखती है किससे, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान मतलब तालिबानियों से। और इन कंट्रियों ने वहाँ पे जो एड देती थी, सहायता वगैरह करते थे, उसको भी फ्रीज कर दिया है। यहाँ पे बता रखा है एग्जाम्पल में, देख लीजिए कि वहाँ पे 7 मिलियन जो डॉलर था कहीं ना कहीं उसको फ्रीज कर दिया है कि अब तालिबानियों को हेल्प नहीं दी जा रही, पहले जो अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हेल्प दी जाती थी। तो इसकी वजह से वहाँ पे डेफिनेटली ये तो होना ही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रखी है। तो देखो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ बता रखी है कि जब तख्ता पलट होता है तो कैसे जो कंट्री है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, जो फोर्सफुली, या क्रोकोडाइल वाली बात करें तो जो फोर्सफुली जो है कंट्री एंटर करती है या फोर्सफुली जो है पावर ले लेती है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो गया, जैसे यहाँ पे तालिबान है। यहाँ पे देख लीजिए बड़ी बड़ी जितनी भी कंट्री किसने भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा फॉर्मली, तो किसी भी ने भी नहीं कर रखा। और इवन जो यूएसए हो गया और यूरोपियन यूनियन हो गया, उन्होंने जो फाइनेंशियल एड पहले देते थे उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, अब वो फाइनेंशियल एड भी उनको नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, और यही हमें दिख भी रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अब यहाँ पे इंडिया के एंगेजमेंट के बारे में बता रखा है। देखो इंडिया, आपको पता होगा जब अशरफ गानी की गवर्नमेंट थी तो इंडिया के बहुत ज़्यादा मधुर रिलेशन थे अफगानिस्तान के अंदर। हमारे मतलब इंडिया के खूब सारे प्रोजेक्ट थे। एक डैम बना रहे थे वहाँ पे, वहाँ की पार्लियामेंट अब बना रहे थे। तो ये सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे थे अफगानिस्तान के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबानियों का रूल आया, इंडिया ने क्या करा, अपनी जो एम्बेसी थी काबुल के अंदर 2021 के अंदर ही उसे बंद कर दिया। 2022 के अंदर वहाँ पे टेक्निकल मिशन चलाया और यहाँ पे लिमिटेड एंगेजमेंट देखने को मिली इंडिया की तालिबानियों के साथ। ठीक है, अब जनवरी 25 आ चुका है, काफ़ी साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुका है, और धीरे धीरे जो है इंडिया जो है अपने जो रास्ते हैं, या बोल लीजिए अपनी जो एंगेजमेंट है तालिबानियों के साथ, वो करना चालू कर दिया। यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा भी था ये वाला कि हाई लेवल की मीटिंग हो रही है वहाँ के हमारे और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, वो वहाँ के तालिबानियों के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है अमीर खान मुत्तकी, उनसे दुबई के अंदर उनकी मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहे हैं कि इंडिया जो पहले बॉयकॉट कर रहा था तालिबान को, और आपको पता भी होगा कि उस टाइम में क्या हो रहा था कि जब ये एंगेजमेंट वगैरह चल रही थी, एग्रीमेंट वगैरह यूएस से कर रहा था टेबल कतर वगैरह में, तो इंडिया को इनवाइट भी नहीं किया गया था। इंडिया और अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनवाइट भी नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा क्या रही है कि पहले हमारी एंगेजमेंट तालिबानियों के साथ ज़ीरो थी, हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम भी अकॉर्डिंग टू अपनी सुटेबिलिटी उनके साथ जो है एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है ना कि इंटरनेशनल रिलेशन में देयर इज़ नो फ्रेंड एंड नो एनिमी, सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ एप्लीकेबल हो रही है। हमने पहले भी देखा था इसको। उसके बाद इंडिया ने अलाउ भी कर दिया कि तालिबान जो है वो अपना एम्बेसडर न्यू दिल्ली में अपॉइंट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये किसकी शुरुआत है, ये डीपर एंगेजमेंट के सिग्नल है कि भाई जो इंडिया है अब वो तालिबानियों के साथ एंगेजमेंट करना चालू कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर ह्यूमन एड की बात करें तो इंडिया जो है वीट हो गया, वैक्सीन हो गया, मेडिसिन हो गया, इसको और जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो अफगानिस्तान में कर रहा है। और आपको पता भी होगा अभी थोड़े टाइम पहले, इसी साल की बात है, इस साल मतलब 2024 की बात है, कि पाकिस्तान के रास्ते जो है इंडिया से वीट ट्रांसफ़र हुआ था। ये आपको पता होगा कि अफगानिस्तान से जो ट्रक थे वो पाकिस्तान तक आए थे और फिर इंडिया के ट्रक यहाँ पे बॉर्डर पे जाके हमने वीट को एक्सचेंज करा। तो ये क्या चीज़ है, इंडिया के जो ह्यूमैनिटेरियन एड है अभी भी उस कंट्री में चल रहे हैं। और जो हमारा सलमा डैम हो गया, पार्लियामेंट्री बिल्डिंग होगी जो मैंने बताया था आपको, इसके ऊपर भी जो है सिमिलर प्रोजेक्ट करने की बात चल रही है। तो साफ सीधी बात है कि एंगेजमेंट चालू हो चुकी है हमारी। तो अब डरने की क्या बात है, देखो डरने की बात यही है कि तालिबानी कौन लोग हैं, तालिबानी एक्सट्रीमिस्ट लोग, ठीक है, जिन्होंने अपनी ही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको वहाँ से मतलब जड़ से उखेड़ के बाहर फेंक दिया। तो क्या गारंटी है कि इंडिया के अंदर वो जो है एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटी है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और भी हमारे जो अदर रीजन हो गए जहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है, वहाँ पे उन प्रॉब्लम्स को नहीं बढ़ाएंगे। ये यहाँ पे मेन हमारा कंसर्न है। यही यहाँ पे भी बता रखा है कि देखो तालिबानी जो है उनके अंदर खुद ही डिवीज़न आ रखा है कि तालिबानियों के अंदर एक हकानी नेटवर्क हो गया,
और एक हो गया खंडारी लीडर्स। तो ये दोनों जो है आपस में ही टकरा रहे हैं, किसके ऊपर? गर्ल्स एजुकेशन के एक मुद्दे के ऊपर। तो देखो तालिबानियों के अंदर खुद नहीं बन रही है, वहाँ पे जो है तालिबानी के जो लीडर्स है वही खुद जो है तालिबान को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो इंडिया एंगेजमेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। प्लस यहाँ पे बता रखा है कि अफगानिस्तान के जो अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, जिसका रीज़न हो गया इनस्टेबिलिटी हो गई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तालिबानी के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, प्लस जो यूएस और यूरोपियन कंट्री से एड आता था वो भी बंद हो गया। तो इसीलिए वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जो एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, प्लस जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ, फाइनेंशियल एड कट हो गई, इसके चलते जो है अफगानिस्तान, और एक चीज़ और हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जो अफगानिस्तानी रेफ्यूजीज थे तालिबानी के आने के बाद पाकिस्तान भाग गए थे, अब वो भी वहाँ से वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करा, उनको रिटर्न कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तालिबान के अंदर ही, अफगानिस्तान के अंदर ही जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ी सी और ज़्यादा डगमगा रही, वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा और बढ़ रही है। अब ये इंडिया के लिए खतरे की बात कैसे हो सकती है? देखो इंडिया के लिए यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, इसके अंदर जो ग्रुप हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद हो गया, आप सभी को पता है, और लश्कर तौयबा हो गया, इन दोनों के नाम याद रख लेना अगर नहीं पता तो ये जो दोनों जो टेररिस्ट ग्रुप है इंडिया के अंदर अटैक करते रहते हैं। देखो यहाँ पे 2008 और 2016 के अंदर हमारी एम्बेसी के अंदर अटैक हुआ था काबुल में, तो ये ही सारे लोग एंगेज थे। अब ये सारे लोग कौन है? इनका हिस्टोरिकली लिंक है किसके साथ? तालिबानियों के साथ। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी की इंडिया की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। किससे? इंडिया की एंगेजमेंट बढ़ने से तालिबानियों के साथ। कैसे? विंस्टन चर्चिल का कोट याद करो, क्या बोला था? क्रोकोडाइल को अपीज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है तो तुम्हें ही खाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि तुम्हें जो है वो छोड़ देगा, लास्ट में खाएगा, नहीं, तुम्हें भी खाएगा वो क्रोकोडाइल। तो कहीं ना कहीं तालिबानियों को यहाँ से क्रोकोडाइल से कंपेयर किया गया है और बोला है कि इंडिया को थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। यही एडिटोरियल हमने पहले भी इससे रिलेटेड, यही नहीं मतलब इससे रिलेटेड तो आज के ही न्यूज़पेपर में आया था, इससे रिलेटेड जो एडिटोरियल है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ये भी नया पॉइंट मिला है, अच्छी चीज़ है। अब करने की क्या जरूरत है? सिंपल चीज़, बैलेंस्ड अप्रोच। क्या करने की जरूरत है हमें? एक बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है। वो क्या? देखो, जब अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, हमें पता है ना, जब वहाँ पे तालिबानियों का रूल आया था तो वहाँ पे लार्ज स्केल में जो अफगानिस्तानी माइग्रेंट्स थे वो इधर उधर भाग रहे थे। ठीक है, उस टाइम में इंडिया ने अपने यहाँ पे CAA लेके आ गया। ठीक है, उस टाइम में इंडिया में CAA आ गया था ताकि अफगानिस्तान से जो रेफ्यूजीज हैं वो हमारी इंडिया के अंदर एंटर ना हो। ठीक है, अब जब अफगानिस्तान को ज़रूरत थी, अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, या कह लीजिए डेमोक्रेटिक लोगों को, जो डेमोक्रेसी को मानते थे, तालिबानियों को नहीं मानते थे, उस टाइम में हमने उनकी मदद नहीं करी। ठीक है, इसका जो रिसेंटमेंट है अफगान्स के अंदर वो देखने को मिलता है। तो अब जब जो इंडिया है तालिबानियों के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक गुट जो है, क्योंकि तालिबान के अंदर भी दो गुट है ना, एक तो डेमोक्रेसी को मानने वाले, एक तालिबानी को मानने वाले, तो एक जो गुट है इंडिया इसको अपने अपोज कर रहा है। किसके लिए? तालिबानियों के लिए। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ये आगे फ्यूचर में चल के खतरा हो सकता है। कल को अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है तो इंडिया के रिलेशन उसके साथ इतने मधुर नहीं रहेंगे जितने पास्ट में थे। क्यों? रीज़न अभी हमने डिस्कस करा। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है क्या कि इंडिया को जो अफगानिस्तानी लीडर्स है, अपोजिशन पार्टी वाले, डेमोक्रेटिक वाले, क्योंकि एक तरफ तो हमने उनको जो है नाराज़ कर दिया, उनको वीज़ा वगैरह नहीं दिया, दूसरी तरफ यहाँ पे बता रखा है, सजेशन दे रखा है कैसे बैलेंस्ड अप्रोच हमारी होनी चाहिए, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया को कैसे, यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया को जो है अफगानिस्तान के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने से होगा क्या कि इंडिया का जो रिलेशन है वो बैलेंस रहेगा, तालिबानियों के साथ एंगेजमेंट भी बढ़ रही है, प्लस हम जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, रेफ्यूज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ एक सजेशन कम, एक प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाएगा। क्यों? देखो, आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन खट्टे हुए हैं, उन खटास की जो वजह है बेसिकली वो क्या है? वो है दलाई लामा का इंडिया के अंदर एंटर होना। आप सभी को पता होगा जब चाइना जो है तिब्बत को कैप्चर कर रहा था, जबरन कैप्चर कर रहा था, तो उस टाइम में इंडिया ने दलाई लामा को, जब वो वहाँ से रेफ्यूज लेके इंडिया में आ गए थे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में, तो इंडिया ने उनको सपोर्ट करा था। उसी की वजह से चाइना जो है इंडिया से अभी तक नाराज़ है और चाइना जो है इंडिया को
अपनी आंख दिखाता रहता है, एग्रेशन दिखाता रहता है बॉर्डर्स एरिया पे। तो यही चीज़ अब तालिबानी एक और दुश्मन हम क्रिएट कर लेंगे अगर ये हम जो है स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं कि एक तरफ तो तालिबानियों से एंगेजमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी के जो अपोजिशन लीडर्स हैं, उसी के जो अपोजिशन पार्टी है, उनको हम रेफ्यूज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये एक सजेशन जो है दे रखा है ऑल तो यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें संभल के रहने की ज़रूरत है। बैलेंस्ड अप्रोच में हम ये कर सकते हैं क्या कि जो टॉक है वो कर सकते हैं, रेफ्यूज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि अपोजिशन पार्टी हो गई, तालिबानी हो गए, दोनों के साथ जो है हम बायलैटरल कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कन्वर्सेशन है उसको स्टॉप कर दें, बाकी थोड़ी बहुत जो हेल्प है वो हमें करनी चाहिए। जैसे फाइनेंशियल एड तो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लस वहाँ पे जो गर्ल एजुकेशन वगैरह हो गई उनके लिए कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, ये यहाँ पे भी बता रखा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो एक मिडिल पाथ है कि जो वैल्यूज़ हो गई जो इंडिया की वैल्यूज़ से अलाइन करती है, तो तालिबानियों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के साथ इंडिया को थोड़ा सा स्टैंड भी लेना चाहिए, एकदम गिव अप नहीं कर देना चाहिए तालिबानियों की डिमांड के ऊपर। तो यही हमारा टोटल एडिटोरियल था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फाइनली जो मेन चीज़ थी वो थी बैलेंस्ड अप्रोच कैसे लेनी है। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा। और आ गया तो ये पेपर 2 के लिए टॉपिक है, इसे लिखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही टॉपिक कुछ पूछता है और आप लिखो और प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। अभी आपने लिखना चालू करा है, काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने अभी ग्रुप में देखा कि बच्चे ने शेयर कर रखा था, थोड़ा 1-2 करके जो आपने वो हेडिंग बना रखी थी, तो इसको लिखना बंद करो, जस्ट 2-3 हेडिंग लिखो और टोटल आप जो है डिस्कशन करा करो अपने एस्से के अंदर फैक्ट्स वगैरह डाल के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सहयोग पोर्टल। देखो हमने देखा था आईटी एक्ट के अंदर, आईटी एक्ट का सेक्शन 69 था। इलोन मस्क ने बोला कि इसके अंदर अगर जब जो रिस्ट्रिक्शन लगानी है रिस्ट्रिक्शन लगा दो, लेकिन दूसरे जो एक्ट्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, सेक्शन यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है। इसको लेके जो इलोन मस्क था, इलोन मस्क की जो एक्स प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पहले जो था, वो कोर्ट में पहुंच चुका है। तो यही हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर ली थी अपने एडिटोरियल डिस्कशन में, लेकिन हमने सहयोग पोर्टल के बारे में डिस्कस नहीं करा था अभी तक, ठीक है। तो अब चलो मौका मिला है, दोबारा आ गया। सहयोग पोर्टल बहुत बड़ा लिखा हुआ था तो ध्यान थोड़ा सा और चला गया, तो अब सहयोग पोर्टल को देख लेते हैं। ऐसे ही करके हम जो है डेली डिस्पैच के अंदर अपनी जो न्यूज़ में चल रही है, जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डेली डिस्पैच डेली सुनते हैं तो। देखो सहयोग पोर्टल है, मिशन, इसका मिशन थोड़ा सा याद रखो। सहयोग पोर्टल का मिशन वैसे सुनने में ऐसे लगता है सहयोग पोर्टल का मिशन ऐसा कुछ है कि डोनेशन वगैरह देगा या चंदा वगैरह देगा, लेकिन नहीं। ये क्या करेगा, हमें साइबर क्राइम से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। ऐसा इफेक्टिव इकोसिस्टम क्रिएट कर देगा ये हमारा सहयोग पोर्टल कि साइबर क्राइम से प्रोटेक्शन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन हो सके। मतलब टोटल चीज़ साइबर क्राइम से सिक्योरिटी देगा। सहयोग पोर्टल आता कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और कौन से एक्ट के अंदर, हमारा आईटी एक्ट 2000 के अंदर। इसमें होगा क्या, ये फैसिलिटेट करेगा कि जो एक्सेस और टू एनी इंफॉर्मेशन है इसको रिमूव कर दिया जाए या डिसेबल कर दिया जाए। ये सारी चीज़ जो है हमारा सहयोग पोर्टल करेगा। और इसके अंदर कौन सी एजेंसी आती है, वो सारी एजेंसी जो ऑथराइज्ड हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सहयोग पोर्टल। आपको पता चल गया होगा काम क्या है इसका, साइबर क्राइम में कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, होम अफेयर की मिनिस्ट्री में आता है, और सारी जो ऑथराइज्ड फर्म है वो इसके अंदर कवर होगी, एजेंसीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चेक करा करो कि तुम्हारा जो कल का क्वेश्चन था वो सही होता है या नहीं होता। चलो नेक्स्ट चलते हैं इम्पीचमेंट के ऊपर। देखो हमें पता है कि हमारे अभी जो कोर्ट वगैरह में प्रॉब्लम चल रही है, हमारे जस्टिस यशवंत वर्मा जो है उनके घर पे, जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर भी आया है, जले हुए 500 के नोट जो है पाए गए हैं, बहुत ही भारी मात्रा में नोट मिले थे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, एलिगेशंस वगैरह लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में, बहुत सारी डिटेल वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। इम्पीचमेंट शायद रह गया था, तो आज के डिस्कशन में पूरा इम्पीचमेंट ढंग से कवर हो गया, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, ठीक है। पहले देखते हैं, देखो पहले अगर जैसे लेट्स से इन जज के ऊपर कोई एलिगेशंस लगाए तो पहले इन हाउस जो है इंक्वायरी प्रोसीडिंग होगी। इन हाउस के अंदर किस लिए होती है, वैसे तो 1990 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अगर कोई मिसकंडक्ट की कंप्लेन आती है किसी जजेस के अगेंस्ट, तो यहाँ पे इन हाउस जो है, इन हाउस मतलब कोर्ट के अंदर ही जो है पहले इंक्वायरी होगी। सबसे पहले देखो हाई कोर्ट जजेस के लिए, और ये आपको पता होगा ये भी हाई कोर्ट के जजेस ही थे, तो हाई कोर्ट जजेस के लिए जो है वो इंक्वायरी वो क्या है, सीजीआई सबसे पहले तो रिव्यू करेगा कि यह जो कंप्लेंट आई है वो सही है या नहीं, इंक्वायरी की ज़रूरत है या नहीं। अगर उसको लगता है इंक्वायरी की ज़रूरत है
तो वो 3 मेंबर की कमेटी बैठाएगा। इस 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होगा? इस 3 मेंबर की कमेटी में होगा 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और एक होगा कौन? हाई कोर्ट का जज। हाई कोर्ट का कौन? जज होगा, जज। 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, एक होगा हाई कोर्ट का जज। अगर एलिगेशंस जो है वो प्रूव हो जाते हैं तो उनसे रिजाइन करने के लिए बोला जाएगा। अगर वो बोलता है कि भाई नहीं रिजाइन करूंगा तो पार्लियामेंट के पास फिर जाएगा, पार्लियामेंट फिर इंपीच करेगा। इसको भी देख लेंगे, ठीक है। अगर ये थी हमारी किसकी? हाई कोर्ट के जज की। ये है जज की। जज की इंक्वायरी कैसे होगी? अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, इसके अगेंस्ट में इंक्वायरी करनी होगी तो कैसे होगा? एक सुप्रीम कोर्ट का जज प्लस जो 2 हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। चीफ जस्टिस और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक सुप्रीम कोर्ट का जज। अगर किसी चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में जो है इन हाउस इंक्वायरी होनी है, अगर वही सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो इंक्वायरी कमेटी में रहेंगे। जो हमारी इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है उनकी बात हो रही है, ठीक है। ये सारा कौन है? इन हाउस के अंदर रहेंगे। अगर जज है तो 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक हाई कोर्ट का जज। अगर चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज और 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। ये कुछ इन हाउस जो कमेटी होती है उसकी कमेटी में कौन कौन मेंबर रहेंगे वो रहेगा। थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। हमने देखा कि अगर प्रूव हो गया, बोलेंगे रिजाइन दो, नहीं रिजाइन देगा तो फिर जाएगा कहाँ पे? हमारे पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट इंपीच कर सकता है। इंपीच किस किस को करता है? प्रेसिडेंट को करता है और फिर जजेस को करता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस वर्ड का यूज ही नहीं कर रखा। कॉन्स्टिट्यूशन में बता ही नहीं रखा कि भाई इंपीचमेंट क्या चीज होती है। नहीं, बिल्कुल जो है इसमें इस वर्ड का ही यूज नहीं कर रखा, इंपीचमेंट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या ग्राउंड होते हैं रिमूवल के, जजेस के, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस जो हैं वो एक ही ग्राउंड होते हैं दोनों के। और आर्टिकल इनका थोड़ा सा याद रख लेना। सुप्रीम कोर्ट का है 126(4) और हाई कोर्ट का है 218, ठीक है। चार्जेस होते हैं सिर्फ 2, प्रूवन मिसबिहेवियर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, और इनकैपेसिटी। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए उनको रिमूव किया जाता है, करप्शन वगैरह के लिए नहीं। क्लियरली जो वर्ड लिखे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ प्रूवन मिसबिहेवियर है, क्या चीज़ इनकैपेसिटी है, इसको डिफाइन ही नहीं कर रखा। तो हमारे कोर्ट ने क्या करा, थोड़ी सी मशक्कत करी और इसको डिफाइन कर दिया कि प्रूवन मिसबिहेवियर के अंदर क्या क्या आएगा कि भाई उसने बदतमीजी वगैरह कर दी, मिसकंडक्ट कर दिया ऑफिस के अंदर, वो हो गया। या फिर घूस वगैरह ले ली, करप्शन वगैरह हो गया, वो हो गया। या फिर इंटीग्रिटी जो है उसको लूज कर दिया, वो हो गया। और मोरल टर्पिट्यूड भी इसमें आ जाता है। इनकैपेसिटी में उसकी मेडिकल कंडीशन, मतलब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसको फिर वो जो है इम्पीच कर दिया जाएगा। ये 2 कंडीशन है, सिर्फ 2 कंडीशन, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बिहाफ पे जजेस को हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट गया, रिमूव कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस लिखी हुई है हमारे जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर कि किस प्रोसेस से रिमूव किया जाएगा। प्रोसेस है, सबसे पहले जो इनिशिएट होगा वो क्या, एक मोशन पास किया जाएगा। मोशन को साइन करेंगे 100 MPs लोकसभा के या 50 MPs राज्यसभा के, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मोशन है वो स्पीकर जो है या तो एडमिट करेगा या रिफ्यूज कर देगा। एडमिट कर लेता है तो फिर 3 मेंबर की कमेटी बिठाएगा और ये जो कमेटी होगी ये फिर क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी। ये इन हाउस वाली नहीं है, ये पार्लियामेंट वाली कमेटी है, इसको याद रखना, ठीक है। कमेटी में कौन कौन होगा? 3 मेंबर की थी, या तो CJI होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, हाई कोर्ट का कोई जज होगा, या फिर एक, ये तीनों ही होंगे मतलब वैसे तो, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। तो ये तीनों लोग मिलकर क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और जो चार्जेस होगा उसकी रिपोर्ट जो देंगे या तो स्पीकर को या चेयरमैन को, दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वोटिंग वगैरह होगी, ईच हाउस वोट करेंगे, एटलीस्ट 2/3 वोट चाहिए, 2/3 जो है वोट चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग के, और जो टोटल मेंबरशिप है उससे 50% ज़्यादा हो। तो मतलब कहाँ, ये देख लो, ये तो एक तरह से वो स्पेशल मेजॉरिटी वाला हो गया कि 2/3 जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% जो है टोटल, 50% से जो ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ वोट चाहिए, ठीक है। अगर ये होगा तो उसको फिर इम्पीच माना जाएगा। इम्पीच माना कब जाएगा, जब प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर इशू कर देगा। ये सारी चीज़ होगी तो उसी में वो प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर देगा। टर्मिनेशन उसी टाइम जो है, अगर टर्मिनेशन कर दिया जाता है तो क्या होगा कि उसका जो चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा, और नहीं होता तो फिर उसे इम्पीच कर दिया जाएगा। सेम प्रोसीजर है
सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अब एक चीज़ देख लो, इम्पीचमेंट भले ही बता रखी है लेकिन फिर भी अभी तक भी एक भी जो जज है वो आज़ादी के बाद से अभी तक कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है। तो बड़ी ही स्मूथ प्रोसेस है, स्मूथ मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, इतनी आसानी से जो है रिमूव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है, करो इसे, कैसे करते हो देखता हूँ। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अभी से आदत डाल लो थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस को करने की, क्योंकि फिर पेपर में जाके टफ मिलेगा तो फिर रोगे वहाँ पे जाके। तो अभी से आदत डालो, टफ क्वेश्चन करो और खुश रहो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ के अंदर है क्योंकि कोर्ट ने कुछ क्वेश्चन कर दिया स्पीकर को रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये जो लॉ है हमारा वैसे भी सुर्खियों में रहता है। प्रीवियस ईयर के अंदर PYQ देखोगे तो पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि PYQ के अंदर भी ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ फेवरेट ही है हमारा UPSC CAPF का। तो इसको भी अब छोड़ते नहीं है क्योंकि अभी भी न्यूज़ के अंदर है, दोबारा पूछ सकता है, बहुत बार पहले भी पूछ लिया है। तो देख लेते हैं थोड़ा एंटी डिफेक्शन लॉ को। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये किसी MP या MLA, कोई से भी हाउस का हो, राज्यसभा का, लोकसभा का हो या निम्न में भी कोई से वाला हो, स्टेट में भी कोई से भी हाउस का हो, तो उसके द्वारा ये जो है पिटीशन की जाती है। और इस पिटीशन को डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करता है हमारा चेयरमैन राज्यसभा के केस में और स्पीकर हमारा लोकसभा के केस में। और उसी का जो डिसीजन होता है ये फाइनल होता है। और ये जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट असेंबलीज है, दोनों के अंदर एप्लीकेबल है। इसकी कहानी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आज़ादी के टाइम में 1952 समथिंग उसकी बात है, 1985 की बात है, सॉरी 1985 के टाइम पे क्या हो रहा था कि उससे पहले थोड़ा सा कि एक आया राम गया राम करके एक कहावत चलती थी कि एक राम राम करके कोई था, उसने एक ही दिन में क्या करा, किसी मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ज्वाइन करा और छोड़ दिया। तो उस कहावत चल गई कि आया राम और गया राम, की आज ज्वाइन करा और फिर कल छोड़ दिया। तो MP और MLAs कहीं ना कहीं ये करने लग गए थे, पैसों के लालच में बोल लीजिए या फिर A to Z किसी भी अपने सेल्फिश मोटिव के लिए वो पार्टी में किसी पर्टिकुलर पार्टी से अपॉइंट हो जाते थे, फिर उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे जिसका पलड़ा बाड़ी दिखता था। तो आया राम गया राम की कहावत चली थी, उसको दूर करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया कि अब कुछ कंडीशन हुई, अमेंडमेंट हुआ था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के अंदर एक हमारा 10th शेड्यूल आया जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 101, 102, 190, 191 जो कि वैकेंट ऑफ सीट और डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है उसको अमेंड कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद कुछ कंडीशंस के ऊपर अगर जो MP और MLAs अपनी सीट से विड्रॉ कर लेंगे, कुछ कंडीशन है अभी देखते हैं उनको, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, उनकी सीट से। तो वो अब ऐसे जो है पहले फ्रिक्वेंटली आया राम गया राम वाली चीज़ें करते थे, वो अब नहीं करते। ये चीज़ यहाँ पे है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा पढ़ना है इसको, ठीक है। ग्राउंड क्या है देखो, डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर 10th शेड्यूल जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, ग्राउंड सिंपल है कि जो लेजिस्लेचर है अपॉइंटमेंट के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। तो जो है यहाँ पे जो है वो पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ रहा है, ना कि लोकसभा की मेंबरशिप को। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर वॉलेंटरली अगर ये पार्टी की मेंबरशिप को विड्रॉ कर देता है, लेट से अगर BJP से अपॉइंट हुआ है और इलेक्शन के बाद बोलता है मैं BJP में नहीं रहूँगा, अब मैं किस में रहूँगा, अब मैं आम आदमी पार्टी में आ जाऊँगा, ठीक है, वैसे तो होगा नहीं ये। तो ये जस्ट एक ये है एग्जाम्पल है, इसको सीरियसली मत लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे उस पर क्या लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपनी सीट से, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। उसके बाद अगर कोई वॉलेंटरीली कोई लेजिस्लेचर किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी जो है उस पर ये लग जाएगा। उसके बाद अगर जो विप होता है, विप अगर इंस्ट्रक्शन कोई देता है और उस इंस्ट्रक्शन को वो नहीं मानता, ठीक है, तो क्या होगा, या उस इंस्ट्रक्शन के नहीं मानता और अगेंस्ट कुछ करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर कोई इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर है, विप होता है एक जैसे मॉनिटर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी का ये विप होता है वो ऑर्डर देता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस चीज़ को फेवर करती है, ठीक है। लेट्स से कि कोई वोटिंग होनी है, किसी मुद्दे पे डिसाइड होना है, कोई बिल पास होना है, तो जो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है एक पर्टिकुलर उसको वोट देती है। अगर उस विप के इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेगा तो भी क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। उसके बाद कोई जो निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर है, अगर वो निर्दलीय अपॉइंट होने के बाद सोचता है कि चल मैं अब तो पावर में आ गया हूँ तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ, अच्छा मौका है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होता है ना, तो वो जो नॉमिनेटेड मेंबर है अगर वो
6 मंथ के बाद, पहले नहीं है ये, बाद में आफ्टर लिखा हुआ है, देखो 6 मंथ के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। मतलब कि 6 महीने से पहले करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, ये इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या है कि देखो अगर एक इंडिविजुअल जो है पार्टी छोड़ता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। लेकिन अगर मर्जर हो जाती है पार्टी, ठीक है, पार्टी के 2/3 जो सदस्य हैं वो किसी दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज कर जाते हैं तो मर्जर वाले केस में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। उसके बाद जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, आपको पता है स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया या डिप्टी चेयरमैन, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी इलेक्टेड है, ठीक है, उसको भी तो चूज करा है। लेकिन वो एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेट से स्पीकर आ रहा है तो स्पीकर आने के बाद उसे अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। तो वॉलेंटरीली वो मेंबरशिप छोड़ रहा है किसकी, अपने पॉलिटिकल पार्टी की, तो उस केस के अंदर उसको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर विप कोई ऑर्डर देता है उसको मानो या ना मानो तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ये 3 जो है हमारी ये जो है एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा सा याद रखना, बाकी भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। काफ़ी अच्छी चीज़ डिस्कस करी है हमने 2, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने के चांसेस है। नहीं समझ आई हो तो बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, आई होप आ गई होगी क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में हमने समझी है। चलो अब चलते हैं कल के क्वेश्चन के ऊपर। 25 तारीख थी कल, हमने डीएनए देखा था। डीएनए के ऊपर कुछ ये थे हमारे स्टेटमेंट थे, उसको देख लेते हैं। डीएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड होता है, गलत है। डीएनए कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस होते हैं भाई, इसमें एडेनिन, साइटोनिन, ग्वानिन, यूरासिल नहीं होता, ये गलत है, ये आरएनए में होता है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन में ट्रांसक्रिप्शन का क्या लेना देना है, तो ये भी हमारा गलत है। डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल विद कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, बिल्कुल सही, डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से जो है रेप्लिकेट नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद पोर्टकोल हमने देखा था, एक कोई मिशन चला था, उस मिशन का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या चीज़ चल रही थी हमारी इंडियन ओशन के रीजन के अंदर। तो यहाँ पे पोर्टकोल के बारे में मैं समझाया भी था कि भाई खाना पानी लेने के लिए जो रुकते हैं किसी पोर्ट के ऊपर, उसे कहते हैं पोर्टकोल। अभी देख लो इससे कौन सा रिलेटेड, नवल बैटल तो है ही नहीं भैया। शेड्यूल स्टॉप टू शिप एट पोर्ट वेरियस पर्पसेज, यही है, बी आंसर इसका। तीसरा देखने की जरूरत भी नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं। डिस्ट्रेस सिंगल नहीं है, कॉल मेड टू द पोर्ट इनकमिंग नहीं, ये भी नहीं है, बी आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नोटो हमने देखा था, ऑर्गन से रिलेटेड कुछ चीज़ चल रही थी, उसने कुछ मॉनिटरिंग वगैरह के लिए वो कुछ दिया था, ऑर्डर वगैरह दिए थे, वो चीज़ें ऑर्गन से रिलेटेड था, ये मेरे को याद आ रहा है। ब्लड डोनेशन से रिलेटेड नहीं था, ऑर्गन से रिलेटेड था। फ्री मेडिसिन से नहीं था, रिसर्च न्यू मेडिसिन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कंडक्टिंग रिसर्च ऑन न्यू मेडिसिन पे नहीं था, कोऑर्डिनेटिव मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, बी आंसर है इसका भी, ठीक है। तो थोड़ा सा कल के डिस्कशन पे ही था सारे क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था, तो आई होप समझ आ गया होगा, डी बी बी इसका आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको आज का जो है डिस्कशन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। थोड़ी सी लेट हो गई, सुबह जो है थोड़ा सा इशू चल रहा था, इस वजह से टाइम पे नहीं ला पाया, नहीं तो सुबह ही मैं बनाने बैठ गया था, लेकिन थोड़ा कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, उसकी वजह से डिले हो जाती है। तो चलो अब हो गया। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन, कल से टाइम पे आएगा।